5,000 10,000 जुड़ा के मैंने वो सैंपल्स लिए बिजनेस करने के लिए। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मेरा सबसे पहला ऑर्डर वो था 6 टन जैगरी और 8 टन हर्ब्स थे, और वो कंटिन्यू अभी तक है, 3 साल हो गए, और उसमें ही वो ट्रिपल हो गया है अब। तो R&D ही मेन है जो बेस है, कौन से भी फील्ड हो, लेकिन फूड में तो करना ही पड़ता है कि हमारा भारत देश ही खेती के लिए है, और 3 to 5% खेती के ऊपर ही प्रोसेस होता है। इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम मेरे नॉलेज के हिसाब से 4,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ तक है ग्लोबली, और प्रोसेस होता है ओनली 3 to 5%। प्रोसेसिंग करके अगर आप उसको वैल्यू एडेड चीज़ें करते हो तो इसका इतना बड़ा मार्केट है कि रात दिन हम काम करते रहे, 2 साल दिए इस चीज़ को, तो ऑटो पायलट मोड पे ये प्रोजेक्ट जो है वो चला जाता है, और ग्लोबली हम जा सकते हैं इस चीज़ में। इसकी डिमांड है ही है, मतलब ये मेरा नाम द्वारका उदय चौहान है। मैं नासिक से हूँ प्रॉपर, और मेरा एजुकेशन मास्टर्स किया है मैंने सोशल वर्क में, और फूड प्रोसेसिंग में मैंने डिप्लोमा किया है। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में या फिर डिहाइड्रेटेड में ही मैंने आने का फैसला क्यों किया? लॉकडाउन के टाइम पे जो काढ़ा वगैरह बनाते थे तो फ्रेश में सब नहीं मिल रहा था, तो मेरा सर्च था कि पाउडर बेस या फ्लेक्स बेस मुझे कुछ मिल जाए। तो ढूंढने के बाद बहुत थोड़ी कंपनियाँ थी, और जो थी उस टाइम पे सब कंपनियाँ बंद थी बिकॉज ऑफ कोविड। फिर इसमें अगर मैं घर पे करती हूँ ये चीज़ें, तो इस चीज़ की डिमांड है, तो मैंने वो सर्च चालू किया, और फिर कि मुझे इसमें काम करना है, काम करता है तो डिहाइड्रेटेड में करना है। तो वो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ कि मुझे यही करना है, और B2B में ही क्यों आना है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो पहले वाला बिज़नेस था, 16 साल से मैं जिस बिज़नेस में थी, मैं सैलून इंडस्ट्री में काम करती थी, और मेरा खुद का सैलून्स थे 2 पूना में और नासिक में, और एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट उसमें भी मैंने मास्टर्स किया था। लेकिन उस टाइम में मुझे 16 से 20 लाख रुपए लॉस हो गया, तो मुझे वापस वो इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉकडाउन के 2-3 साल तो मैं ज़ीरो पे आ गई थी, और अभी क्या करना है? तो B2B में ही क्यों? क्योंकि B2C में इन्वेस्ट करने के लिए, ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए मेरे पास उतना अमाउंट नहीं था। तो फिर छोटे छोटे सैंपल्स, मेरा जितना था कि 5,000 में शुरुआत में मैंने इन्वेस्ट किया, तो वो भी मुझे जमा करने में बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि सबकी हालत ऐसी नहीं थी कि पैसे का तब होते हुए भी हेल्प करना, मतलब वो बचा के रखते थे सब। तो 5,000 10,000 करके मैंने जुड़ा के मैंने वो सैंपल्स लिए, और ऐसा हुआ कि वो थॉट क्लियर था कि करना है तो B2B में करना है। मेरे से कई लेडीज़ ये चीज़ें लेती थी और वो सेल करती थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे साथ और 10 लेडीज़ को या फैमिलीज़ को इसमें सपोर्ट होता है बिज़नेस करने के लिए। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई कि मैं प्रोवाइड करूँगी। और जब मैन्युफैक्चरिंग का आया तो वो वही बात इन्वेस्टमेंट की, लेकिन ट्रेडिंग में जब शुरुआत हुई तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला, जुड़ते गए लोग, और वहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरी क्वालिटी और क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ों के ऊपर जो विश्वास मुझे मिला, तो वो कनेक्ट होते गए लोग। तो मैंने सोचा कि अभी यही करना है, इसलिए मैंने B2B चॉइस किया। अभी ट्रेडिंग का जो है सबसे हार्ड जो टास्क है वो मार्केटिंग और सेल्स, और सेल्स अगर होता नहीं है तो प्रोडक्शन करके, मतलब हर एक का होता है कि हम प्रोडक्शन कर लेंगे, आप उसे बेच दो, वो स्किल हमें खुद डेवलप करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे क्या अवेलेबल है और हम वो कहाँ पे बेच सकते हैं। जब तक हम फिजिकली मार्केट में नहीं जाते तब तक हमें डिमांड क्या है और हम क्या सप्लाई कर सकते हैं हमारे एरिया में। मतलब एक सिटी है, फॉर एग्जाम्पल नासिक में है, नासिक में हम प्याज मिलता है, अनार मिलता है, जो भी फ्रूट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे हम डिहाइड्रेट करके उसको बेचने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि फ्रेश ही मिलता है। तो उसकी डिमांड कहाँ पे है? तो वो ग्लोबल सर्च किया मैंने, डोमेस्टिकली भी और एक्सपोर्ट के लिए भी, और जो उसमें ऑथेंटिक मुझे नॉलेज मिला, गूगल पे हो या किसी से बात करके, इस सफर में मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। मतलब उद्योग वर्धिनी के तरफ से तो मुझे ऐसा है कि कंपनीज तो मुझे यही से मिल गई, जो मैन्युफैक्चरर थे, तो उनके साथ जब विजिट हुआ, फिर उद्योग वर्धिनी हमें सबको, जब हम विजिट के लिए गए, कि आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये कोई करता नहीं है कि आप हमारे स्टूडेंट है तो हमारे थ्रू जाओ या फिर हम आपको बताएंगे तभी करो, ऐसा नहीं था कि आपको करना है तो आप डायरेक्टली
मैन्युफैक्चरर से आप कर सकते हो, क्या लेना है और क्या करना है। तो मैन्युफैक्चरर तो मुझे 4 यहीं पे मिल गए थे सप्लाई के लिए। तो मेरे पास तो वो स्ट्रॉन्ग आ गया कि कहाँ से लेना है। यहाँ पे मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 4 आइटम जो अगर मुझे लेने हैं अलग अलग चीज़ में, तो वो अवेलेबल हो गए इस जगह से। तो मुझे ढूंढना है कि बायर्स कहाँ पे है। तो वो भी सेम कि मुझे अगर सेल करना है तो लोगों का साइकोलॉजी क्या है, उनको चाहिए जो रहता है वो अलग चीज़ रहती है। और हम सोचते कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है तो हम यही बेचेंगे, वैसा होता नहीं है। क्योंकि हम जो चॉइस करते हैं प्रोडक्ट, उसमें एक तो 10% ही, ऐसा मैंने देखा है कि 10% ही डिमांड रहती है, और जो डिमांड रहती है वो हमारे पास 10% रहती है, अपोजिट रहता है। तो वो मैंने जो डिमांड है वो सर्च किया, वो प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया। और कई प्रोडक्ट ऐसे है कि मेरे पास थे तो उसकी डिमांड वो मार्केट में, मैंने मेरे बायर्स है तो उनको मैंने वो कर दिया कि इसमें बिजनेस है, या फिर इससे आपका जो प्रोडक्ट है फूड प्रोडक्ट में वैल्यू एडेड करके आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो मार्केट में चल सकता है। तो वाइस वर्सा ये बातें हो गई। मेरा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है जैगरी है, डिहाइड्रेटेड, और जैगरी में 100% नेचुरल जैगरी में मैं काम करती हूँ। दूसरा है ऑर्गेनिक हल्दी, ऑर्गेनिक जिंजर, फिर डिहाइड्रेटेड ऑनियन फ्लेक्स, ऑनियन पाउडर, जिंजर पाउडर। मेन तो हर्ब्स में अगर देखे तो 17 से 18 हर्ब्स है। अभी सबके नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन 18 एक ऐसे हर्ब्स है जिनकी डिमांड है, जैसे मोरिंगा है, स्पिरुलिना है, वीडग्रास है। तो इनकी जो डिमांड है तो हर्ब्स में भी मतलब ये 5-7 प्रोडक्ट ऐसे है कि वो लगते ही है। मेरा सबसे पहला ऑर्डर था, मतलब 1.5 साल मैंने खाली सैम्पलिंग किया था। तो उसके बाद जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था वो था 6 टन जैगरी और 8 टन हर्ब्स थे। तो वो सबसे मेरा बड़ा ऑर्डर था, और वो कंटिन्यू अभी तक है, 3 साल हो गए, और उसमें ही वो ट्रिपल हो गया है। अब जो पहले 6 टन जैगरी, ये अभी 3 टाइम बढ़ गया है। और बाकी के जो प्रोडक्ट है उसमें से मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर जो रहता है वो फ्राइड ओनियन, जिसको बरिस्ता बोलते हैं, तो वो ज़्यादा सप्लाई होता है मेरा होरेका में। एंड क्लाइंट वही फिर बात आती है कि एंड क्लाइंट हम ढूंढते नहीं है, जो उनकी डिमांड रहती है हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करने के बाद उनको जो प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए होती है वो हम जब देते हैं तो उसमें उनके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनके हिसाब से अगर प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं, और वो उसके लिए जो लगने वाली चीज़ें रहती है जैसे सर्टिफिकेशन है, लाइसेंसेस है, तो वो क्लाइंट जो है वो हमारे फिक्स हो जाते हैं। उसमें से भी अगर मैंने देखा कि मुझे किस इंडस्ट्री में देना है, अभी इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ पे मेन जो बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, छोटी छोटी अभी कंपनी है जो स्टार्टअप है, तो उनके लिए ज़्यादा मैंने फोकस किया है। या फिर एग्री है और उनको कुछ करना है, तो वो मेरा टारगेटेड का क्लाइंट वही है मेरा, कि आप उसके ऊपर प्रोसेस करके वो वेस्ट ना जाए और आपका नुकसान भी ना हो, तो वो मेरा क्लाइंट रहता है। एक जो है हम जहाँ से प्रोक्योर करते हैं तो खेती होती है, तो खेती होते टाइम जो बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर तो कम से कम यूज किए हुए, वो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि किस महीने तक उसकी उगाव होनी चाहिए, वो कितने दिन का है, तो वो सब हम देखते हैं, वो हम फार्मर से करवा के लेते हैं। और फिर जो क्वालिटी क्रॉप की आती है तब उसका जो इफेक्ट रहता है वो डिहाइड्रेटेड करते टाइम वो वैल्यू जो रहता है, न्यूट्रिशन वैल्यू रहे या फिर क्वालिटी रहे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ऐसे R&D ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि एक मकान बनाना हो तो उसका नींव अच्छा होना चाहिए। अगर नींव अच्छा नहीं है तो ऊपर मकान कितना बड़ा बना वो थोड़े साल में खराब होता है। तो वही सोच मैंने दिमाग में रख के कि फूड में अगर काम करना है, B2B में करना है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? खेती से होती है। तो मैं जहाँ जहाँ पे मेरे पहचान के फार्मर्स थे, फार्मर्स के ग्रुप थे, मैं वहाँ पे जाके सब खेतियों का नॉलेज ले रही थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड खेती वगैरह नहीं है। तो पहले मैंने फार्मर्स से मिली, जो भी प्रोडक्शन होता है खेती में तो वो जातियाँ रहती है, टोमेटो की जाति रहती है, अदरक की रहती है, अनियन की रहती है, वो पता नहीं था। तो वो सब नॉलेज मैंने गेन किया। उसके बाद वो कहाँ पे बेचते हैं, वो कहाँ पे प्रोसेस करते हैं, उसको कौन सी कंपनियों को देते हैं, वो भी मैंने R&D में किया। फिर वो जहाँ पे देते हैं तब कंपनी डायरेक्टली एंटर नहीं करने देती थी, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट और या फिर मेरे काम करने का तरीका, तो मुझे वो भी एक्सेस मिल गया कि आप देख लो कि काम कैसे चलता है।
तो R&D का ही मतलब R&D हर टाइम करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि एक बार सीख लिया, एक बार R&D कर ली और हमें सब कुछ आ गया। तो वो हमें अपडेट रहना ही पड़ता है, तो R&D में ही रहना पड़ता है। मतलब हम कंटिन्यू सीखते रहते हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च करके कि क्या आगे आने वाला है और हम अभी क्या दे सकते हैं। तो आगे क्या आने वाला है और अभी क्या है, उसका जो बीच में का है तो पहले से ही रेडी रहता है कि हमें ये प्रोवाइड करना है, या फिर ये चीज़ की नीड आएगी, या फिर ये है तो ऐसे ही देना पड़ेगा। तो वो नॉलेज भी है और प्रैक्टिकली वो वर्क करता है। तो R&D ही मेन है जो बेस है, कौन से भी फील्ड हो, लेकिन फूड में तो करना ही पड़ता है। B2B में स्टार्टिंग में मतलब एकदम इनिशियली स्टार्टअप में शॉपैक लाइसेंस लगता है, उद्यम का जो है MSME रजिस्ट्रेशन लगता है, फसाई का जो है हम बेसिक जो है वो निकालना ही पड़ता है। अगर GST निकाला, सबको ऐसे लगता है कि GST बाद में करेंगे, लेकिन GST भी ज़रूरी है। अकाउंट जो करंट अकाउंट रहता है, भले ही 100 रुपये का ट्रांजैक्शन हो जाए पर वो करंट अकाउंट पे हो जाए, क्योंकि वो बिज़नेस अकाउंट है। आपका बिज़नेस 100 रुपये का हो या 100 करोड़ का हो तो वो दिखता है कि आप बिज़नेस करते हो, तो वो चीज़ ज़रूरी है। ये बेसिक है, लेकिन हर कोई उसके लिए ये करता है। मैंने भी वही किया था 1 साल कि मैं सेविंग अकाउंट पे चल रहा था, लेकिन वो कंसिडर नहीं होता बिज़नेस अकाउंट, बिज़नेस के लिए। तो मैंने ये तुरंत चीज़ें अपडेट कर दी। मैंने करंट अकाउंट खोला, फिर GST निकाला, 2 साल मैंने GST पे किया। लेकिन वो बेनिफिट रहता है, हमारा जो बिज़नेस का प्रोफाइल है उसमें वो ऐड होता है कि आप 3 साल से 5 साल से आप प्रॉपर बिज़नेस करते हो। कॉरपोरेट बिज़नेस में ये चेक की जाती है, एक्सपोर्ट के लिए ये चीज़ें चेक की जाती है। तो ये स्टार्टिंग में यही चीज़ें, फिर अपडेशन है, सेंट्रल करना है या फिर क्या करना है वो अलग बात है, लेकिन इनिशियली बेस्ट स्टार्ट करते टाइम ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए। देखिए, हमारा भारत देश ही खेती के लिए है और 3 to 5% खेती के ऊपर ही प्रोसेस होता है। इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम मेरे नॉलेज के हिसाब से 4,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ तक है ग्लोबली, और प्रोसेस होता है ओनली 3 to 5%। और एक एरिया है जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा प्रोसेस होती है। हम जहाँ पे रहते हैं महाराष्ट्र में तो सब चीज़ें मिलती है, हवा पानी जो लगता है वो सब अच्छा है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए एक तो रेडी नहीं होते, और रेडी हुए तो क्या करना है उसके ऊपर हर तरफ से नॉलेज लेते हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता है। तो प्रोसेसिंग करके अगर आप उसको वैल्यू एडेड चीज़ें करते हो तो इसका इतना बड़ा मार्केट है कि रात दिन हम काम करते रहे तो भी 1-2 साल दिए इस चीज़ को तो ऑटो पायलट मोड पे ये प्रोजेक्ट जो है वो चला जाता है, और ग्लोबली हम जा सकते हैं इस चीज़ में। इसकी डिमांड है ही है, मतलब ये खाने की चीज़ें हैं तो वो सबको लगेगी। 1 साल के बच्चे से लेके 80 साल के सीनियर सिटीज़न तक इसकी डिमांड है, और इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है। मैंने जो लाइव था वहाँ पे भी बताया था कि ये समंदर है और हम तो स्पून से अभी खा रहे हैं, तो समंदर है, कोई भी यहाँ पे काम कर सकता है। और मेरी तरफ से अगर किसी को ट्रेडिंग में आना है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं या फिर कैसे बेचना है, तो मेरी तरफ से ये हो सकता है कि मैं उनको गाइड कर सकती हूँ कि आपका क्या प्रोडक्ट है और कहाँ पे उसकी डिमांड है। आप वैसे मार्केट सर्च करो, बायर सर्च करो, कैसे करना है, लेकिन वो एंड में आपको ही काम करना है। जब हम हल्दी पहले प्रोसेस करते थे तो वो रेगुलर जो रहता था उसका प्रोसेसिंग जो ट्रेडिशनल है, हल्दी उबाल के फिर उसको ड्राई करके फिर उसका पाउडर बनाता है, वो अलग रहता है, और डिहाइड्रेशन प्रोसेस पूरा अलग रहता है। मेरे जो पार्टनर है, मतलब उसकी भी एक कहानी है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरा, तो उनसे जब मेरा कांटेक्ट हुआ तो मेरा काम का तरीका देख के उन्होंने खुद ने ही मुझे ऑफ़र किया, क्योंकि तब मेरे पास ऑफिस नहीं था। तो वो बोले कि आप मेरी छोटी बहन जैसी हो, आप इतने मेहनत करती हो तो आप मुझे ज्वाइन कर लो। और इसमें मैंने उनके साथ ज्वाइन करने के बाद उनके जो फार्मर्स ग्रुप थे, तो वहाँ पे क्या करना है, तो हमने सोच समझ के वो फाइनल प्रोडक्ट पे आए कि हमें हल्दी करनी है। और बहुत साल ऐसे वहाँ पे खेती हुई नहीं थी, जो बीड़ उस्मानाबाद है एरिया वहाँ पे, तो वो हो गया ऑर्गेनिक में आ गया खेत में, क्योंकि केमिकल ही नहीं, 10-15 साल पहले से कुछ भी नहीं था।
तो हम उस चीज़ के ऊपर आ गए कि वहाँ पे अगर केमिकल बेस खेती ही हुई नहीं तो हम ऑर्गेनिक में जा सकते हैं। तो इसलिए हमने सब जो फार्मर्स हैं उनको इकट्ठा करके उनसे बात करके हमने वो श्योरिटी दी कि आपका वेस्ट नहीं जाएगा, मटेरियल जो भी है उसको हमने जो बेसिक जो लगता है वो भी हमने प्रोवाइड किया, जो हल्दी के लिए लगता है प्रोक्योर करने के लिए, तो वो हमने सब उनको दिया और फिर उनसे हमने ही लिया। तो उनको वो आ गया कि हम कर रहे हैं खेती तो श्योरली ये जाना ही है, तो उनका नुकसान होने का सवाल नहीं आता। तो इसलिए वो भी तैयार हो गए, उसमें उनका बेनिफिट कर दिया। ऐसे नहीं कि हमने कम इसमें फार्मर्स से लिया और हमने ही फ़ायदा कर लिया, ऐसे नहीं। इसलिए वो हल्दी में इसलिए हम आ गए कि खेती भी चलती रहेगी, जो खेती इतने साल से ऐसे ही पड़ी है, तो हल्दी प्रोडक्ट हमने चॉइस किया। जब मैं एक प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रही थी तो उनका मुझे कांटेक्ट मिला यहाँ से। मैंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने सैंपल्स दे दिए, मैंने वो उनसे प्रोडक्ट भी ले लिया। फिर वो कंटिन्यू लगने लगा। जो हमारा अभी प्रोडक्ट है जैगरी, डिहाइड्रेटेड जैगरी, जो प्रीमिक्स में जाता है और जो एक्सपोर्ट भी होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम, पहले उनका था कि समझो मंथली उनका 1 टन जाता था, लेकिन जब मैं उनसे लेने लगी तो वो 5 टन हो गया, 10 टन हो गया। तो वाइस वर्सा थी कि वो कोई चीज़ें मुझसे लेते थे तो वो बोले कि आपका भी ऑफिस, इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, हमारे पास है, हम मिलके काम कर सकते हैं। तो वो हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पहले 6 महीने साल भर तो वैसे ही विदाउट पेपर वर्क हमने वो ट्रस्ट के ऊपर हमने काम किया और फिर अभी जुड़े हैं। फैक्ट्री का सब वही देखते हैं और सेल्स मार्केटिंग का सब मैं देखती हूँ। तो वो मतलब मेरा जो ख्वाब था कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, मेरी भी जगह है, लेकिन वो कंप्लीट हो गई इस वजह से। मैं पर्सनली पहले बताती हूँ, जब मैंने उद्योग वर्धिनी ज्वाइन किया था और उस टाइम पे भी उन्होंने जो फैक्ट्री विजिट रखी थी जहाँ पे अलाउड ही नहीं था, तो फर्स्ट वो थिंक कि मुझे ज़्यादा इम्प्रेसिव, क्योंकि देखने के बाद ही कि हाँ इतना बड़ा हो सकता है। क्योंकि जब हाउसवाइफ होते हैं या फिर हम सोचते हैं कि छोटा सा कुछ तो भी करना है, लेकिन ये फैक्ट्रीज देखने के बाद विजन बड़ा हो गया कि हम इतने तक जा सकते हैं। तो वो एक आइडिया भी मिल गया और एक ड्रीम भी बन गया कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं धीरे धीरे ही। लेकिन उसके बाद जब कंटिन्यू हमारा फॉलोअप हुआ कि मदद चाहिए, कहाँ पे कुछ चीज़ें अगर प्रॉब्लम आते हैं तो यहाँ पे हम कॉल करते हैं, तो वो हमें बैक एंड सपोर्ट भी मिलता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कर लिया और छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, वैसा है नहीं, टोटल सपोर्ट मिलता है। मतलब मैं अगर 5 साल हो गए तो भले ही साल में 1 बार 2 बार मैं फ़ोन करूँगी या फिर कुछ रहता है, तो भी फर्स्ट टाइम पे था उतना ही अभी भी है। और जो नए लोग जुड़ते हैं तो कम्युनिटी बनाई है, मतलब हम जुड़ जाते हैं तो हमारा बिजनेस के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो नए नए लोग भी ऐड होते हैं, पहले वाले भी लोग ऐड होते हैं, उनके जो बिजनेस रहते हैं वो डिटेल हमें मिलते हैं। नए लोगों को अगर कुछ चाहिए तो हम उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम नहीं बना सकते तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो B2C में हो या B2B में है या एक्सपोर्ट के लिए है, वो ये ओपनली है। मतलब ऐसे इसमें हाइड एंड सीक कुछ है नहीं। तो ये बहुत अच्छा है कि यूनिटी, और जो इसका पर्पस है एंटरप्रेन्योर्स को बनाना और उनको बिजनेस में बढ़ाना, तो ये यहाँ से होता है। मेरे पास मैन्युफैक्चरर थे तब जब हमारी विज़िट हुई, फिर मैंने कांटेक्ट किया। ये तो मेरे पास प्रोडक्ट थे, लेकिन सबसे सप्लाई कहाँ पे करना है, मतलब ऐसे भी था कि मैं 8-8 दिन खाली सोचती रहती थी कि मुझे करना क्या है, मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैंने सही फील्ड चॉइस किया है बिजनेस के लिए। डिप्रेशन भी आता था, रोती भी थी, फिर खड़े होती थी, नहीं इसमें करना है। तो ये चैलेंज तो सबसे बड़ा है, घर का सपोर्ट रहा, सब हुआ, लेकिन कुछ करना है और रास्ता नहीं दिखता तो फिर हम रुक जाते हैं और छोड़ देते हैं चीज़ें। लेकिन मैंने वो किया नहीं। मैं मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव, उनके साथ मैंने शेयर करना शुरू किया कि मैं ये कर रही हूँ, इसमें क्या करना है। और सबसे तो मेरे पिताजी जो अब नहीं हैं, तब वो थे, वो खाली बोले तू कर सकती है, तू कर ले, कुछ नहीं होता, देख लेंगे जो होता है। वो मोरल सपोर्ट था मेरे पापा का, और जो अभी मम्मी का है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, तो उसमें से मुझे रास्ते मिल गए कि हाँ फैमिली है मेरे साथ, तो मैं बाहर जाने लगी क्योंकि ट्रस्ट रहता है घर वालों का कि हाँ तू कर सकती है। तो क्लाइंट ढूंढने के लिए जब मैं सर्च करने लगी तो एक पर्सन नहीं, मुझे 10 पर्सन ऐसे मिले कि मैडम यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो आप जाओ उनसे मिलो
और आपका जो भी प्रोडक्ट है वो दिखाओ, अगर उनको पसंद आता है, उनके इसमें बैठता है तो वो शुरू में भले ही थोड़ा दे दे आपको ऑर्डर। तो मैंने वो थोड़े थोड़े से स्टार्ट किया, मतलब 10 किलो से किया, फिर 25 किलो पे आ गया। तो ऐसे मेरा कस्टमर्स का बेस तैयार होते गया। मतलब जो हाउसवाइफ बिजनेस करना चाहती थी उनको मैंने 5 किलो से भी दे दिया कि आप घर से शुरू कर दो। जो यूथ है उनमें से कुछ लड़कों को करना था या यूथ को कि अभी काम नहीं है, क्या कर सकते हैं, तुम कर लो, मैं देखती हूँ, आप प्रोडक्ट ले लो, पैसे का हम देख लेंगे। मतलब एडवांस में पेमेंट, मैं एडवांस पेमेंट में काम करती हूँ, लेकिन कर लो, सैंपल दे दो, ऑर्डर आता है तो मुझसे ले लेना। ऐसे वो बढ़ते गए, ऐसे कस्टमर मैंने गेन किया। B2B में एक तो हम लाइक मैन्युफैक्चरर ही रहते हैं, क्योंकि कंपनी टू कंपनी हम सप्लाई करते हैं। हम भले ही मैन्युफैक्चरर के साथ कैसे जुड़े हैं, कमीशन बेसिस पे हम काम करते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा के लेते हैं, उसमें भी टाइप है, या फिर उनके साथ हम पार्टनरशिप करते हैं या फिर जॉइंट वेंचर करते हैं। तो ये चीज़ों के ऊपर हमारा प्रॉफिट रेशो रहता है, इसमें लॉस नहीं होता। शुरू में मैंने ऐसा किया था कि ना प्रॉफिट ना लॉस, खाली हमारा चलना चाहिए। तो इसमें प्रॉफिट जो है वो 5% से लेके 15% तक रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 18% तक, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को या फिर ट्रेडर को जो प्रॉफिट रेशो है B2B में उतना ही रखना पड़ता है, क्योंकि ये बल्क क्वांटिटी रहती है, टन्स में रहती है। जैसे B2C में एक पैकेट 100 का है तो हम 100 रुपये किलो से नहीं देते, तो वो क्वांटिटी के ऊपर रहता है। यहाँ पे क्वांटिटी का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है लेकिन प्रॉफिट भी आता है, मतलब ह्यूज क्वांटिटी दिखता है। B2C में रहता है कि क्वांटिटी कम जाती है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा आता है। तो ये है कि प्रॉफिट रेशो जो है वो 5% से लेके 15 to 18% तक रहता है। मिलते हैं ना, क्योंकि क्वालिटी बेस जो बोनस बोलते हैं उसको, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बायर्स रहते हैं तो वो खुद से होके हमें कुछ चीज़ उसमें प्राइजिंग रहता है, इसका प्राइजिंग रहता है, फ्लक्चुएट रहता है। B2B में प्रोडक्ट का प्राइस फूड में ये फ्लक्चुएट रहता है, महीने में चेंज होता है या फिर 2 महीने में चेंज होता है, कई का 15 दिनों में चेंज होता है। तो बायर जब हमसे जुड़ते हैं तो एक ही प्राइस पे हम उनको जो साल भर का सप्लाई करते हैं तो वो हमारा बोनस ही रहता है। मतलब मार्केट में प्राइस बढ़े या घटे, लेकिन हम एक ही प्राइस पे उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा बोनस रहता है। जैसे मैंने लाइव में बताया था वेबिनार में कि मेरा 25 से 30 टन मंथली जाता है। अभी मेरा है कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट की रेंज जो है या फिर ड्राइड में जितने भी प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट में आना, और ग्लोबली जितना भी मैं कर सकती हूँ वो करना मेरा इस साल का टारगेट है। मतलब मार्च 26 तक मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 100 करोड़ तक का बिजनेस करूँ, वही मेरा प्लानिंग है और मैं अचीव करूँ, ऐसा मेरा ड्रीम है। तो उसके ऊपर मेरा वर्क चल रहा है। यस, कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी महिलाएं ये काम करती है और जिनको आना है तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि स्किल जो है, खाना बनाने का स्किल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का स्किल, ये अलग है। लेकिन आप अगर स्किल्ड होते हो, आप प्रोफेशनल होते हो और उसमें डेप्थ में जाके अगर आप वो प्रैक्टिकली जो भी सीखा है वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो उसके रिजल्ट मिलते हैं। इसमें स्किल डेवलप करना मतलब टेक्निकली, साइंटिफिकली और एक तो पॉजिटिवली वो चीज़ें वर्क में लाना, क्योंकि टेक्निकली आपको पता होता है तो वो प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। प्रैक्टिकली अगर वो अच्छे रिजल्ट आते हैं तो आपका सेल भी वैसे होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हार नहीं माननी, पेशेंस रखना, कॉन्फिडेंट रहना। हर रोज़ कॉन्फिडेंट डाउन होता है तो भी सुबह उठ के अपना काम करना ही करना है, उसमें पीछे नहीं हटना। अगर ये हम करते हैं तो हमें वो जो चाहिए वो मिलता है। उसमें बिजनेस डेवलप होता है, एक पहचान मिलती है, खुद के ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जगह पे यही होता है कि हम फैमिली के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए, खुद की एक पहचान बनाने के लिए हर एक कोई वो एक तो चीज़ दबा देता है मन में या फिर आधा अधूरा छोड़ देता है। तो अगर छूटता भी है तो आप वापस वो कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पे स्किल बढ़ाने के लिए उद्योग वर्धिनी तो है ही, सपोर्ट भी है, तो आप करो और इसमें आओ। फूड में ऐसा नहीं है कि खाली डिहाइड्रेशन
करके आप उतना ही करना है, डिहाइड्रेट करके भी आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करते हो जिसको प्रीमिक्स बोलते हैं। प्रीमिक्सेस में जा सकते हो, बेबी फूड में काम कर सकते हो, न्यूट्री डाइट में काम कर सकते हो, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं रहते, केमिकल फ्री रहते हैं, वो आप कर सकते हो। तो वो सेगमेंट जो है वो आपको कि हाँ मैं इसमें काम कर सकती हूँ, तो वो उसी सेगमेंट पे आप फोकस करके अगर काम करते हो तो आपको सक्सेस है। तो एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको डेडिकेशनली करना चाहिए और करो।